दो न्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा। आज से 1.5 महीना पहले कहा जा रहा था कि इंडिया जापान और जर्मनी को सरपास करेगा 5 सालों में और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक न्यूज जो कि जस्ट 2 दिन पहले सामने आई है, आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक नहीं बल्कि इसी साल इंडिया जापान को ओवरटेक करते हुए 2024-25 में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे? और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है कि भाई नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, जो भी होगा, हम अपने जो हमारे शहरियों की जो हिफाजत है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम उनको सिक्योरिटी देंगे और हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह जो है हमारे जो सिटीजन है उनकी है। चाइना ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। चाइना जिसकी दोस्ती की कस्में खाता था पाकिस्तान, उसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर टारगेट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कहा गया है कि जो जापान की नॉमिनल जीडीपी है 2024-25 के अंत में, वो होने वाली है $4.31 ट्रिलियन और वहीं पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो होने वाली है $4.34 ट्रिलियन। और इंसल्ट करवाते रहेंगे कि आज पाकिस्तान बाहर तो बाहर, पाकिस्तान के अंदर से भी कोई पाकिस्तान की एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत बहुत जल्दी अब चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले है। अगले कुछ महीनों में ही भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो जर्मनी होगा, क्योंकि जर्मनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्दी अगले 1-1.5 साल में ही जर्मनी को पीछे छोड़ के भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। तो ये भारत की ग्रोथ स्टोरी है। पाकिस्तानी इसको देख रहे हैं और ये इस बात को समझ रहे हैं कि ये लोग कितने पीछे रह चुके हैं। आज कंडीशन ये है कि पाकिस्तान अगर बिके तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचा जा रहा था, उसका डी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, लेकिन कोई उसे खरीदने को ही तैयार नहीं है। $350 बिलियन की जगह $30 बिलियन की जो है वो पहली बोरी लगी है। तो ये कंडीशन हो चुकी है। दरअसल कराची को जो डेवलप किया गया था एक एयरपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में, वो अंग्रेजों ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, क्योंकि एक लोकेशन ऐसी थी कि जितने भी यूरोप से जहाज आते थे उनके लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए था। उसके बाद ये सारा का सारा ट्रांसफर हो गया, सारा सिस्टम दुबई में, और पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर पाए। यानी जो इन्हें मिला था, एक अच्छी इंडस्ट्री मिली थी, एयरलाइंस इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड क्लास थी, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। कराची एयरपोर्ट के बारे में जो चीजें मैं बता रहा हूँ डिटेल में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। चाइना ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। चाइना जिसकी दोस्ती की कस्में खाता था पाकिस्तान, उसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर टारगेट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। यहाँ पे आए रोज चाइनीज को मारा जा रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेव है, ना ही उनके इंजीनियर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना की दोस्ती दिन ब दिन परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। चौथी इकोनॉमी, पांचवी इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क,
तो तीन बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकती। कहा गया है कि जो जापान की नॉमिनल जीडीपी है 2024-25 के अंत में वो होने वाली है $4.31 ट्रिलियन और वहीं पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो होने वाली है $4.34 ट्रिलियन। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने उसी रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट को भी पेश किया है जिसमें कि उन्होंने भारत का जो 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको भी अब काफी बढ़ा दिया है, 7.8% कर दिया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इतनी प्रोजेक्शन तो इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं है, वो भी 7.6% है। लेकिन आईएमएफ का ये मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 23-24 में वो 7.8% की हमें देखने को मिलेगी। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, कैसे हम लोग जापान को इस साल पीछे छोड़ने वाले हैं और आईएमएफ का जो ये इंडिया को लेके जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आया है इसको इतना इम्प्रूव कैसे किया गया है। आगे लेके पहुंचे तो हमारे चाइना क्या चीज़ है, चाइना तो वही है ना, वो चाइना हम तो मतलब कि हमें बेचता है ना, वो बनाता है और हम जो है ना खरीदते हैं। अगर हम उसको जो है ना वो अच्छे से अपने आप को अच्छा सा चला लें तो चाइना के अमेरिका भी जो है ना वो हमारा दोस्त। अभी हम नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी तो हम एक सुई के लिए भी चाइना के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में सुई से जहाज तक जो है हम चाइना से लेते हैं। अब बात यह है कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए। उसके बाद चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ नहीं है। और चाइना ने ये पैगाम अपने लोगों को नहीं दिया था, पूरी दुनिया को दिया था। लेटेस्ट फोरकास्ट आया है उसमें आईएमएफ ने ये कहा है दैट इंडिया will be overtaking Japan in nominal gross domestic product डॉलर टर्म्स इन 2025। और इसमें आंकड़े भी बताए गए हैं कि जापान की नॉमिनल जीडीपी 2025 के एंड तक, मतलब 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसके एंड तक ये हो जाएगी $4.31 ट्रिलियन और वहीं पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये टच कर जाएगी $4.34 ट्रिलियन। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग जापान को सरपास करेंगे, जापान बन जाएगा वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया बन जाएगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ यहाँ पर सबसे पहली क्वेश्चन तो यही आता है कि वाई आर वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जबकि कहा जाता है कि रियल जीडीपी एक ज़्यादा एक्यूरेट मेजर होता है कंट्री के इकोनॉमिक आउटपुट का। देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी का ही इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज उससे जो करंट मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको यहाँ पे नापा जाता है और वहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे। और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। पहले वो शुरू से लेकर हमारा वो आ रहा है सी पैक का एक और भी बहुत सी चीज़ें, वो एक ना कंटेंट आ रहा है कि पाक चाइना दोस्ती, और हम उसी के वो चुंगल के अंदर ना फंसे हुए, चाइना भी उसी के अंदर फंसा हुआ है और हम भी उसी के चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन चाइना भी इस चुंगल से निकल गया है, उन्होंने पाक चाइना दोस्ती को रिप्लेस कर दिया इंडिया चाइना दोस्ती से। लेकिन ये चीज़ उनको आज से 5 साल पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया को और बाकी भी जो मुल्क हैं उनको पता है कि उनको 2 साल पहले से पता चल चुका है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह हैं और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर एयर इंडिया बिक सकती है तो हमें, हमारे लिए लेसन नहीं है। दरअसल ये ना कि हम इंडिया के वाले से कोई बात भी करें, लो जी बेइज्जती हो गई, उन्होंने यहाँ किया था, हमारा वो काम है, हम वो ज़रूर करेंगे, क्यों करें हम। मतलब जो एक हमारे यहाँ पे है तसव्वुर। क्वेश्चन ये है कि इंडिया को ना देखें, किसी और मुल्क को देख लें। इंडिया आपको के लिए वो है तो किसी और मुल्क को देख लें, क्या फ़र्क पड़ता है इस हवाले से। तो ये चीज़ जो है, what I have realized over the period of time, वो यही है कि पाकिस्तान को ऐसे फ़ैसले करने चाहिए those are in the trust of the people, बिज़नेस के वाले से बेहतर हो, ना कि वो फ़ैसले करने चाहिए जिसमें हम ये कहें कि सियासतदान कहें कि हम और पीआईए में बंदे भर्ती करें या और जगहों पे बंदे भर्ती करें। वाई जी, क्यों बंदी भर्ती करें जी हम, वाई, ठीक है जी। और ये मुमकिन नहीं हो सकता और हमने बड़ा नुकसान ऑलरेडी किया हुआ है। सख्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत है
और सियासतदानों को भी इस चीज़ से निकलना होगा कि अब आवाम की तादाद बढ़ चुकी है, इस मुल्क को चलाना मुश्किल हो गया है। टैक्स कम लोग देते हैं, ये लोग जो टैक्स नहीं देते ये सब चोरी कर रहे हैं मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे, ठीक है। और टैक्स नहीं देते, बड़े पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लोग खुद ही चोर होते हैं, वो लोगों को कहते हैं टैक्स ना दो, तो फिर PIA ने बैठना ही है ना। आबादी पे कंट्रोल कोई नहीं है, 25,000 किस्म के और मसले हैं। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर, लेट्स सी कि कोई एक लॉन्ग टर्म देर पा कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है कि मुल्क सही रास्ते पे आए, या इसी तरह हमें ढॉक चलते रहेंगे और इंसल्ट करवाते रहेंगे कि आज पाकिस्तान बाहर तो बाहर, पाकिस्तान के अंदर से भी कोई पाकिस्तान की एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों कराची एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यूरोप से जितनी भी फ्लाइट्स आती थी वो फ्यूल लेने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कराची में रुकती ही थी, जिसकी वजह से कराची एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लाइट डेस्टिनेशन बन चुका था। काफ़ी बड़ा एक वहाँ पे पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका था, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी ज़रूरत भी थी। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान को ये बहुत ही अच्छी स्टैब्लिश इंडस्ट्री मिली थी, जो कि भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी बुरी तरह से अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद किया है, जिसकी मिसाल आज की PIA है। 60s और 70s, अर्ली 70s में ये सारा बिजनेस जो था दुबई में जाना शिफ्ट होना शुरू हो गया। दुबई के शेख ने देखा कि इतनी अच्छी एयरलाइंस और पूरा बिजनेस है जो कि कराची में है, और उन्होंने सोचा कि दुबई की जो लोकेलिटी है, जो पूरी लोकेशन है, जियो लोकेशन, वो बहुत ही अच्छी है, कराची से बेहतर है। हम सारी सुविधाएं अगर दुबई में देंगे तो ये सारा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे 70s में उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, और 80s, मिड 80s और 90 आते आते पूरी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री जो कराची में थी वो शिफ्ट हो गई दुबई में, और कराची का जो एयरलाइंस इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पाकिस्तानी इसे रोक नहीं पाए क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं थी, इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि कोई इंडस्ट्री पॉलिसी ही नहीं थी। तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हमें तो कोई इंडस्ट्री नहीं मिली थी, सारी इंडस्ट्री इंडिया में रह गई, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी स्टैब्लिश एयरलाइंस इंडस्ट्री पाकिस्तान को मिली थी, जिसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा।